हाँ भाई स्ट्रिंग चेक करो। But I is working, reply fast. अंजू बेटा चेक करो क्लास चल रही है। ओके चलो भाई लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस्टरडे क्लास वाज ऑन टू द हैवी रेन, ठीक है, और आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियसली बच्चे हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग वेव स्टडी किया था, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग वेव दो कंडीशन उसमें मैंने बताई थी। अगर वेव का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड तो इक्वेशन कैसे लिखनी है, और अगर वेव का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द फ्री एंड तो कंडीशन क्या बनती है। जैसे कि मेरे पास में ये वेव है बच्चे, ये स्ट्रिंग है मेरे पास में, ठीक है, और ये एंड अपना फिक्स है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले लें स्टूडेंट। अभी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो हमने वेव इक्वेशन बनाई थी ये वाली। इट वाज y = a sin kx - ओमेगा t, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव रिप्रेजेंट करती है। और अगर हमारे पास में यही वेव यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करती है, अभी ये बाउंड्री फिक्स्ड है, तो बड़ा फिक्स्ड बाउंड्री के लिए ये वेव कैसे बन जाती है, ये वेव का पल्स ऐसे बन जाता है। यानी कि अभी जो वेव की डायरेक्शन है, ये जो वेव मोशन है वो इस तरह से बन जाता है। यानी कि इंसिडेंट पल्स ये वाली है, और इंसिडेंट पल्स में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर ये रस्सी इस एंड पे बंधी हुई है या स्ट्रिंग इस एंड पे बंधी हुई है, देन इन दैट कंडीशन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आती थी इट इज इक्वल टू a sin kx - ओमेगा t। अब यहाँ पर डायरेक्शन बदल गई है, क्या मुझे माइनस ओमेगा t लिखना चाहिए? आंसर इज नो, वी विल नॉट राइट द माइनस ओमेगा t। जो माइनस ओमेगा t का मतलब क्या होगा कि वेव मोशन किस तरफ है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। द वेव मोशन इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, बट नाउ द वेव हैज रिफ्लेक्टेड बैक। जब बाउंड्री इसकी फिक्स है तो वेव हैज रिफ्लेक्टेड बैक, वेव का रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहां से जब वेव रिफ्लेक्ट करी तो बेटा आगे प्लस एक्स है, तो ये वाली माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, और उस कंडीशन मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस ओमेगा टी लगाना पड़ेगा। एंड अब मुझे यहां पे देखिए अभी वेव का हम ऐसे था, ठीक है, वेव का हम ऐसे था, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेव का हम नीचे की तरफ हो गया। यानी वेव का जो कर्व है वो नीचे की तरफ हो गया, मतलब कि 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया। 180 डिग्री का फेज चेंज मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस पाई लिखूंगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको क्या लिखूंगा, प्लस पाई लिखूंगा। अब अगर लिखना हो बेटा तो इस चीज को आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो, दिस इज a sin kx, सॉरी
आई कैन राइट दिस एज पाई को मैं आगे लिख सकता हूं पाई प्लस kx ओमेगा टी। इस चीज को बेटा ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी अगर क्वाड्रेंट रूल लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। आपको याद होगा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, अगर क्वाड्रेंट रूल याद हो ऑल स्कूल या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस ये होता है रूल हमारा। तो अभी 180 प्लस थीटा चलेगा, मतलब कि ये 90 180 और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस a sin kx प्लस ओमेगा टी। तो ये माइनस का मतलब ये बता रहा है कि जो है आपका वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस का मतलब वेव हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था, लेकिन चलो आज बता दिया। वैसे अंडरस्टूड है कि kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू यही बनने वाली है, ठीक है। ये तो हमारे पास में थी व्हेन द बाउंड्री इज फिक्स्ड, लेकिन जब बाउंड्री फिक्स नहीं है, जब ओपन बाउंड्री है तो कंडीशन क्या बनेगी। अभी इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन वही है, इंसिडेंट वेव वही है, लेकिन नाउ द बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, बाउंड्री इज ओपन बाउंड्री हो चुकी है। ओपन बाउंड्री के लिए हमने क्या किया था बेटा, हमने यहाँ पे एक छल्ला लिया था, ये बल्स है हमारे, और इस छल्ले को यहाँ पे टाई कर दिया था, ये छल्ला है रिंग, ठीक है। अब जब ये वेव आगे छल्ले तक पहुंचेगी तो छल्ला क्या करेगा, छल्ला विल डू डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये छल्ला जो है बेटा ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट करेगा, एंड जब छल्ला ऊपर से नीचे की ओर आएगा देन क्या होगा, बच्चे, ये एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट करेगा जो कि इस तरह से क्रिएट होगी। यानी कि इसमें इंसिडेंट वेव प्लस x में जा रही थी और यहाँ पे इंसिडेंट वेव माइनस x में आ गई है, लेकिन इस वेव में कोई भी फेज का चेंज नहीं हुआ। दिस वी हैव डन वेरी क्लियरली इन द प्रीवियस लेक्चर, रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो, वहां मैंने डिटेल में इस चीज को बता रखा हुआ। तो अभी इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव आया है, देयर इज नो चेंज इन द फेज में कोई बदलाव नहीं है। तो बेटा इसके लिए जो वेव इक्वेशन बनेगी, इसके लिए बनेगी दिस वुड बी सिंपली इक्वल टू a sin of kx plus omega t, यानी देयर इज नो फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज, यानी कोई फेज इसमें चेंज नहीं हो रहा। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कितना है बेटा, पाई रेडियन का फेज चेंज हुआ, यानी कि जब फिक्स बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होनी है तो वेव का फेज 180 डिग्री पे चेंज होगा, बट अगर रिफ्लेक्शन ओपन एंड पे हो रही है देन देयर इज नो फेज चेंज, कोई भी उसमें बेटा फेज का चेंज नहीं होने वाला है, कोई फेज का चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बातें बेटा आपको पता लग गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें करना है, ठीक है। टॉपिक का नेम है बेटा स्टैंडिंग वेव। तो आप वीडियो के थंबनेल के अंदर देख रहे हो कि स्टैंडिंग वेव का हेडिंग बना रखा गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, ओके। स्टैंडिंग वेव, अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या इसके कौन कौन सी चीजें इसके थ्रू एक्सप्लेन होंगी, वो सारा कुछ हम लोग आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करें। तो स्टैंडिंग वेव, इसको नाम दे लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव या सम पीपल मे कॉल इट एज स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। देखो बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ना हो, मतलब कि पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट तो करे लेकिन पार्टिकल जो वेव है उसका मोशन ना हो, यानी कि इस वेव के अंदर देयर इज नो मोशन ऑफ वेव, नो मोशन ऑफ वेव। बट क्या ये कहना गलत होगा कि पार्टिकल का मोशन भी नहीं हो रहा? आंसर इज कि इसमें इस तरह की वेव के अंदर जो पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे मटेरियल मीडियम के अंदर वो जीरो डिस्प्लेसमेंट में होंगे और कुछ पार्टिकल जो होंगे वो अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, यानी कि इस तरह से। बेटा एक तो वेव होती है इस तरह से, ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये वेव का मोशन हो रहा है। और एक वेव होती है जिसमें पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, बट द
द वेव मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। यानी पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट वेव का मोशन नहीं हो रहा है। यूजुअली हमने आपको पढ़ाया था ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में भी यही था कि पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं या पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेव। अगर ट्रांसवर्स है तो उसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं। इफ द वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल देन द पार्टिकल गोज टू एंड फ्रो। ठीक है, वो ट्रैवलिंग वेव थी। तो उसमें पार्टिकल का मोशन हो रहा है और वेव का मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि वेव जो है वो बह रही है, वेव फ्लो कर रही है इस तरह से। बट स्टैंडिंग वेव एक अलग किस्म की वेव है, अलग खास वेव है, जिसके अंदर पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे अप एंड डाउन, बट द वेव मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। वेव मोशन इसमें नहीं टेक प्लेस करेगी या वेव मोशन नहीं होगा इसके अंदर। अब इस चीज को आप समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे गिटार है हमारे पास में। अब गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको बीच में से आप प्लग कर दो। ये गिटार की स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे स्ट्रिंग बंधी हुई है। दिस इज द गिटार स्ट्रिंग। ट्राई टू इमेजिन, गिटार की स्ट्रिंग है बेटा, इसको मैंने दोनों एंड पे बांध दिया या दोनों एंड पे बंधी हुई है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं कि मैंने यहाँ पे गिटार की स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे पकड़ा और पकड़ के मैंने इसको प्लग कर दिया, यानी मैंने ऐसे इसको ऊपर की ओर खींचा। ठीक है, ऊपर की ओर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दी, पकड़ा और पकड़ के मैंने इसे खींच लिया। जब मैं खींचूंगा तो व्हाट विल हैपन, दिस गिटार स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग दिस वे। जो गिटार स्ट्रिंग है बेटा, ये इस तरह से क्या करेगी बेटा, वाइब्रेट करना शुरू करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज इफ यू आर गेटिंग इट देन प्लीज रिप्लाई इन द ग्रुप। ठीक है, द गिटार स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। गिटार की स्ट्रिंग बेटा वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, और जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो आप देखिए इसके अंदर वेव का मोशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर वेव का मोशन नहीं हो रहा। नाइदर द वेव इज गोइंग दिस वे नॉर द वेव इज गोइंग दिस वे। इसमें वेव का मोशन नहीं हो रहा है, नो वेव मोशन इज टेकिंग प्लेस, ओनली द पार्टिकल्स आर डूइंग डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहले पार्टिकल्स यहाँ पे थे, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, ये दीज आर द पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग। पार्टिकल्स है इसके स्ट्रिंग के ऊपर पार्टिकल्स है, राइट। अब जब मैंने इसको प्लग करके छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल जो होंगे स्ट्रिंग के, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग दिस वे। ये ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जब ये वाइब्रेशन हो रही है इसमें मोशन ऐसा नहीं हो रहा, देयर इज नो मोशन टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द पार्टिकल्स ओनली डू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे अप एंड डाउन। जैसे कि मान लो एट सर्टेन टाइम t इज इक्वल टू 0, t 0 पे ये वाला पार्टिकल यहीं पे कोने में बंधा हुआ है, एंड t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसी टाइम के ऊपर ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, राइट। एंड देन आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल, एंड आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पहुंचा हुआ है। यानी कि जब मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम फ्रीज कर दिया, जब टाइम फ्रीज कर दिया और मैंने स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, देन आई सॉ कि बेटा कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर है इस पॉइंट के ऊपर, और कुछ पार्टिकल जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं डिफरेंट लोकेशन पे। ये वाला पार्टिकल है हमारा x0 पे, ये वाला पार्टिकल है हमारा जो कि यहाँ था अभी। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया। जब मैंने इरेज कर दिया तो आप देखिए पहले पार्टिकल यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, जब रजिस्ट्री को आपने प्लग नहीं किया था, जब आपने स्ट्रिंग को प्लग नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रिंग को प्लग किया तो क्या हुआ, जो कुछ पार्टिकल थे यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, यानी कि दे आर डूइंग डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट डिस्टेंस, यानी अलग अलग डिस्टेंस पे उनकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अलग अलग है। ये हमारी बेटा मीन पोजीशन थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि शुरू में मैंने वेव्स के अंदर बड़े अच्छे से मीन पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, बड़े अच्छे से बता रखा है। तो ये जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं एट डिफरेंट पोजीशन। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूं ये पोजीशन मेरे पास में x1 के बराबर है, ये पोजीशन मेरे पास में x2 के बराबर है, ये पोजीशन x3 के बराबर है, यानी जैसे यहाँ से x की वैल्यू बढ़ती आ रही है, इन पार्टिकल्स की लोकेशन डिफरेंट है। यानी कोई पार्टिकल यहाँ पे है, 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 यानी कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे पार्टिकल्स डिफरेंट टाइम के अंदर है, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है, राइट। तो इस तरह की जो वेव होती है, इस तरह के वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। अब ये वेव बनती कैसे है, इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है वो बताता हूँ। तो इसमें कोई मोशन नहीं होगा, यानी कि नो फ्लो ऑफ एनर्जी, नो फ्लो ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली बात है, अगर वेव स्टैंडिंग है, वेव स्टेशनरी है, वेव मूव नहीं कर रही है, तो उसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो
वेव होती है इट इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग विच एनर्जी फ्लोज, ठीक है। ये एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है। तो अगर ये वेव में मोशन नहीं है, यानी वेव फ्लो नहीं कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है इसमें कोई फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यानी ये इकलौती वेव है जिसमें कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। बेटा अगर कोई डाउट है किसी को तो प्लीज कमेंट में डाल दो अपना मैसेज एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, अब देखो इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए स्टार्टिंग वेव के लिए। पहले नंबर पे देयर आर टू वेव्स, दो वेव्स चाहिए बेटा। कौन सी वेव? दो ट्रैवलिंग वेव चाहिए। देयर शुड बी टू ट्रैवलिंग वेव, दो ट्रैवलिंग वेव, दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड शुड बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, शुड बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने चाहिए। और लास्ट में दे शुड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पे इनका चढ़ जाना होता है। यानी कि फर्स्ट वेव सुपर इम्पोजेस ऑन द सेकेंड वेव। सुपर इम्पोज का मतलब है एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव का दूसरी वेव के ऊपर चढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, या इसी को मैंने सुपर पोजिशन बोला था। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का ये एक एप्लीकेशन है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या चीजें हैं बेटा? सबसे पहले देयर शुड बी टू ट्रैवलिंग वेव, दो ट्रैवलिंग वेव चाहिए तुम्हें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? उन दोनों ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। दोनों ट्रैवलिंग वेव का कैसे होना चाहिए बेटा? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है देन ओनली द स्टैंडिंग वेव कैन बी फॉर्म। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी कि दो ट्रैवलिंग वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस सी बात है अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा, सेम टाइम पीरियड एंड हेंस सेम वेवलेंथ आल्सो। वेवलेंथ भी सेम होगा बिकॉज़ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपस में कनेक्टेड है, इसमें कोई नई बात नहीं। बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको मालूम होगा, 1 टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। एंड दे शुड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये एक वेव है हमारे पास में, ये वेव है, ठीक है, और ये वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए a के बराबर है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। और दूसरी वेव इस तरह से हो गई, ठीक है, ये दूसरी वेव हो गई आपके पास में, ये दूसरी वेव हो गई, और इसका एम्पलीट्यूड भी तुम्हारे पास में है a के बराबर। इसका एम्पलीट्यूड कितने है? a के बराबर है। इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, एंड ऑब्वियसली स्पीड भी सेम है। इसमें आप स्पीड भी सेम बोल सकते हो, स्पीड भी सेम, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बट ये वाली वेव किधर आनी चाहिए? -x में आनी चाहिए। एक वेव +x में जाए, एक वेव इधर से आ रही है ये, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों वेव ऐसे आके आपस में मिक्स हो जाती है तो एक वेव ऐसी बन जाती है which does not appear to move, एक ऐसी नई वेव बन जाती है which does not appear to move, यानी कि उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो जहां 0 डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोल देते हैं नोड, और जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोल देते हैं एंटी नोड। ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों वेव आपस में मिक्स होंगी तो अपने पास में रिजल्टिंग वेव बनती है। इन दोनों क्या होगा? सुपर पोजिशन होगा, सुपर पोजिशन होगा, ठीक है, सुपर पोजिशन होगा इन दोनों वेव्स का। और जब सुपर पोजिशन होगा तो बेटा एक नई किस्म की वेव बन जाएगी which does not appear to travel या which does not appear to move at all। उस वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव, और वो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह से बेटा दिखाई देती है। मैं उसको बना के दिखा देता हूं। पहली वेव मेरे पास में ये वाली है, ठीक है, ये वाली वेव मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, पहली वेव मैंने ये बना दी। अब जो दूसरी वेव थी, जो दूसरी वेव थी मेरे पास में, अब ये दूसरी वेव जो है बेटा
ये वाली वेव इस पे मिक्स होगी, इंटरमिक्स होगी। जब वो वेव इंटरमिक्स होगी तो इनका सुपरपोजिशन होगा। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने सुपरपोजिशन में आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी दो वेव्स का आपस में इंपोजिशन होता है या दो वेव आपस में मीट करती हैं, देन एक पॉइंट ऐसा होगा या उस पार्टिकल या जो मीडियम होगा जहां पे वेव्स मीट कर रही होगी, उस मीडियम में जो पार्टिकल होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर कैसे दिखाई जाती है, दैट इज गिवन बाय रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि दो पार्टिकल की जो दो वेव्स की वजह से जो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि y r इन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब यहां पे अगर मेरे पास में ये पहली वेव का क्रेस्ट है, दिस इज से y1, इसको मैं y1 बोल देता हूं, और ये दूसरी वेव का ट्रफ आ गया, दिस इज से y2, ठीक है। अगर ये दोनों वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन होता है, अगर इन दोनों वेव का आपस में सुपरपोजिशन होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो नेट बनेगा हमारे पास में y r इज इक्वल टू y1 माइनस y2, क्योंकि ये बेटा ऊपर प्लस में है और नीचे वाला ये माइनस में जाएगा, y1 माइनस y2 करके हम निकालते थे, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे मैंने बताया था आपको। तो यहां पे होगा ये कि पहली वेव इधर ट्रैवल कर रही है, पहली वेव आ रही है, ठीक है, और उधर से दूसरी वेव आ रही है। जो दूसरी वेव आ रही होगी बेटा, वो वेव इसके ऊपर ऐसे इंपोज होगी कि एक नई किस्म की वेव बन जाएगी और ये वेव ऐसे बन जाएगी, ऐसे दिखाई देगी। ये आप लोग कॉपी पेन लेके बेटा इसको बना लेना, ये दूसरी वेव ऐसे बना देंगे आप, ठीक है, ये वेव बन गई है। तो आप देखिए ये जो वेव है ना, ये वेव अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, यानी ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे अप एंड डाउन, यानी कि इसमें कोई वेव का मोशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई वेव का मोशन नहीं हो रहा है। इस वेव में दो पॉइंट हमें खास ध्यान रखने होते हैं। एक पॉइंट हमारा होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। These points are called node, इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। These points are called node, ठीक है, ये n, और ये पॉइंट है हमारा एंटी नोड, an, ये भी an और ये भी an, ठीक है। an का मतलब हो गया हमारा एंटी नोड। एंटी नोड मतलब पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ऐसी पोजीशन जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। आप देखिए इस पोजीशन पे पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस पोजीशन पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है या मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो इस पोजीशन का नाम है नोड, n यानी कि नोड, इसको नोड बोलते हैं, यानी यहां पे हम बोलते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या मिनिमम एम्पलीट्यूड कह लीजिए। बोलो यहां तक क्लियर हो गई? ये सारी बातें बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को, प्लीज रिप्लाई इन द व्हाट्सएप। बड़ा व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट है। Yes, students, reply. Do we have any doubts? Okay, Vishal, correct. Good. चलो, तो बेटा अब ये जो स्टार्टिंग वेव है, फिर से सुन लो, इस वेव को बनाने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, इनफैक्ट 5 चीजें चाहिए। पहले 2 वेव चाहिए, ट्रैवलिंग वेव, अंडरस्टूड है कि 2 वेव चाहिए। दूसरा उन वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, तीसरा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, टाइम पीरियड सेम, वेवलेंथ सेम।
एंड दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उनका ट्रैवल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एंड देन थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि दे शुड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, दोनों का आपस में सुपर इम्पोजिशन होना चाहिए। अगर दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगी देन स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म, तब स्टैंडिंग वेव बनेगी बेटा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए दो वेव्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड उनका सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सेम स्पीड, ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे शुड सुपरइम्पोज और दे शुड ओवरलैप ऑन ईच अदर, दोनों का ओवरलैप होगा तब जो है वो एक वेव बनेगी, जो वेव मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी। जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो उस पे जो वेव, जो वाइब्रेशन होती है, वो जो वाइब्रेशनल वेव दिखाई देती है उसी को नाम स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्टैंडिंग वेव के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका डिजाइन ऐसे बनता है, उसका पैटर्न ऐसे बनता है जिसमें एनर्जी का कोई फ्लो नहीं होता एंड देयर आर कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, यानी कि जब स्टैंडिंग वेव मीडियम में बनती है, चाहे वो स्ट्रिंग में बन जाए चाहे वो एयर में बन जाए, ये दो तरह की होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो किसी भी स्टैंडिंग वेव के अंदर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है उस पॉइंट का नाम होता है बेटा नोड, उसको हम बोलते हैं नोड, NODE। और तो दूसरा पॉइंट है वो है कि एक ऐसा पॉइंट होगा वेव के अंदर जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। आप देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो इस तरह की वेव पैटर्न बन जाती है which does not appear to move, ये खाली अपनी जगह पे ही अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। The wave is not flowing this way, ऐसा वेव का मोशन नहीं हो रहा। They do only oscillation up and down on their mean positions। ऐसे वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब स्टैंडिंग वेव बनती कहां पर है? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडिंग वेव इन व्हाट यू कॉल, पहले नंबर पे आएगा इन स्ट्रिंग्स। हम इसको स्ट्रिंग्स में स्टडी करेंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 वी विल स्टडी इन ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स जो आप लोग फ्लूट हो गया, आपके पास में ट्रम्पेट हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो बैंड बाजे वाले यूज करते हैं ट्रम्पेट, ठीक है, उसमें किस तरह से स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है, वो सारा देखेंगे। तो बड़ा स्ट्रिंग के ऊपर जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो होती है हमारे पास में ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पे बनती है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और जो ऑर्गन पाइप होती है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बनती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बनती है। स्ट्रिंग पे क्योंकि मालूम है स्ट्रिंग के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल नहीं बन सकती, स्ट्रिंग पे तो ऐसा ही वेव बन सकता है, लेकिन जो साउंड वेव होती हैं, जो ऑर्गन पाइप होती है, ऑर्गन पाइप में हम करते क्या है, ऑर्गन पाइप में जैसे बांसुरी है, बांसुरी में आपने फूंक मारी, ऐसे फूंक मारी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास में ये है, मैंने ऐसे दोनों हाथ को पकड़ा और दोनों हाथ को पकड़ के मैंने यहां से सीटी मारी। जब मैं सीटी मारूंगा, अभी बज नहीं रही है, ठीक है, आप लोग बजा सकते हैं इसको। जब मैं सीटी मारता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने हवा को अंदर की तरफ पुश किया, अंदर की तरफ पुश किया, दिस इज इंसिडेंट पल्स, ठीक है। और जब वो वेव अंदर हथेली से टकराती है, ऐसे मैंने फूंक मारी, मैंने फूंक मारी, जो फूंक मारी है दैट इज इंसिडेंट वेव, और वो वेव मेरी हथेली से टकराती है, यहां से एक इंसिडेंट वेव गई, ठीक है, और दूसरी वहां से रिफ्लेक्टेड वेव आई। तो जब ये दोनों वेव टकराती हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव टकराती हैं आपस में, तब स्टैंडिंग वेव बनती है। अब स्टैंडिंग वेव जो बनती है, इस तरह की स्टैंडिंग वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, जो कि मैंने बनाई हुई। ये वाली जो साउंड आपको सुनाई दी, सीटी सुनाई दी, ठीक है, दैट सीटी, दैट विसल, दैट साउंड इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अभी मेरे पास पाइप नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्टैंडिंग ऑर्गन पाइप के जैसा ही कंसेप्ट है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी।
ठीक है, बाकी जब ऑर्गन टाइप कराऊंगा तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो बेटा ये चीजें नोट कर लेना। अब स्टैंडिंग वेव का हम लोग मैथमेटिकल वर्जन देखने जा रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, हाउ टू एनालाइज एनी स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इसको देख लेते हैं, आ जाओ। अब देखना बेटा यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का एनालिसिस करने जा रहे हैं लोग, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, देखो बेटा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टैंडिंग वेव। देखो let us consider two waves traveling in opposite directions। हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम दो वेव कंसिडर कर रहे हैं। दोनों वेव का नेचर सेम है, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग वेव होंगी या दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव होंगी, मतलब कि दोनों या तो ट्रांसवर्स होंगी या दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाए और दूसरी स्ट्रिंग वेव हो जाए, यानी कि ट्रांसवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों या तो ट्रांसवर्स होंगी या दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल होंगी, but they must be traveling in the opposite direction. So consider two waves traveling in the opposite direction, that is one along positive x and one along negative x। ठीक है जी, एक प्लस x में मानते हैं और एक माइनस x में मान लेते हैं। and wave equation for the two is given by the following equation, given as। ठीक है, given as दोनों का जो वेव इक्वेशन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं वो लिख के दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यार कोई डाउट है तो बेटा उसको आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक मैं मार्कर को थोड़ी सी दिला देता हूँ अपने। मार्कर बहुत प्यासा है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो तो सबसे पहले तो बड़ा यहाँ पे दो वेव्स लेनी है, वन इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, अदर शुड बी ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। तो बेटा राइट नाउ फॉर द फर्स्ट वेव, पहली वेव के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx या kx माइनस ओमेगा t। अच्छा, कुछ बुक्स में ओमेगा t माइनस kx भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ओमेगा t माइनस kx भी लिखा हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें फेज का चेंज है। अगर मैं इसको बेटा ऐसे लिख के चल रहा हूं तो इसका मतलब है मेरी वेव ऐसे जा रही है, मेरी वेव ऐसे जा रही है इस प्लस एक्स में। और अगर कोई बुक्स में ऐसा लिखता है कि y1 इज इक्वल टू a sin, इसने बुक्स में अगर ऐसे लिखा हुआ है ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, तो वो भी बात ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ये भी प्लस एक्स में जा रही है। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज, यानी कि कुछ बुक्स में इसको ऐसे माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx। बात है कि अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में फेज बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम है। एक वेव अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब है कि वेव ऐसे ऊपर से जा रही है, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ इस तरह से तो इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है, यानी एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं है। कुछ बुक्स में kx माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ओमेगा टी माइनस kx लिखते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ होता है इतना है कि कोई वेव प्लस x में जा रही है, आई मीन कोई वेव का एम्पलीट्यूड 0 टाइम के ऊपर पॉजिटिव में है और किसी वेव का एम्पलीट्यूड 0 टाइम के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में। फर्क सिर्फ इतना है और कोई फर्क नहीं है। ओके, तो y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, हमारा वेव का हम इस तरफ जा रहा है बच्चे प्लस x में आ रहा है। और जो दूसरी वेव है फॉर सेकंड वेव
फॉर सेकंड वेव हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है y2 इज इक्वल टू a sin, अब एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, when a is called amplitude of the wave, एम्पलीट्यूड मैंने क्या बोला सेम होना चाहिए, तो a sin kx प्लस ओमेगा t होगा, kx प्लस ओमेगा t हो जाएगा। अब ये वाली वेव कितनी आ रही है, ये वेव हमारी जा रही है बेटा माइनस x डायरेक्शन में, ये प्लस x में जा रही है और ये वाली माइनस x में जा रही है। अब इन दोनों में क्या होगा, सुपरपोजिशन, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन रूल या प्रिंसिपल, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वेव की वो क्या बनना चाहिए, जब दो वेव का सुपरपोजिशन होगा तो कौन सी वेव बनती है, तो हमारे पास बनती है स्टैंडिंग वेव, और उस स्टैंडिंग वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी उस स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, समझना बात को ध्यान से, ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव। अगर ये वेव ऐसे मैं दिखा रहा हूं इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, ये वेव ऐसे है, ओके, इसके लिए तो बेटा ये मेरे पास में है डिस्प्लेसमेंट y और ये मेरे पास में है टाइम पीरियड t। अब यहां पे अगर a की बात करो तो a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिस इज a, इसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और जब मैं रिजल्टेंट की बात करूंगा तो रिजल्टेंट में जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, जब दो वेव का सुपरपोजिशन होगा, ये देखिए ये हमारे पास में a था, ये हमारे पास में a था, और यहां पे क्या होगा हमारे पास में एक और a आ जाएगा, तो दोनों वेव का सुपरपोजिशन हो तो हमारे पास में एम्पलीट्यूड कितना बन गया, दिस इज a एंड दिस इज a, दिस वुड बी इक्वल टू 2a, द एम्पलीट्यूड विल बिकम 2a। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अब इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो y रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू नथिंग बट y1 प्लस y2, जोड़ देंगे दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को, y1 y2 क्या है, दीस आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पार्टिकल्स, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स हैं बेटा y1 और y2 फॉर द टू वेव्स, ठीक है, जो दो वेव्स पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दे रही है वो y1 और y2 के बराबर है। अब जब दोनों को हम सुपरपोजिशन करते हैं, दोनों का इंटरमिक्सिंग करते हैं, दोनों को सुपर इंपोज करते हैं, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसको स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बनेगी दैट वुड बी y1 प्लस y2 के बराबर। तो y1 की वैल्यू कितनी है, आउटपुट करते हैं, अब मैथमेटिकल चलेगा थोड़ा सा, a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस a sin kx प्लस ओमेगा t, ये दो चीजें बन गई बेटा a। अब इन दोनों को जो मैथ वाले बच्चे हैं वो बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, जिनको मैथ आता है वो बेटा बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, आई कैन टेक a कॉमन, इस इक्वेशन में मैं a को कॉमन कर लेता हूँ, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा sin kx माइनस ओमेगा t, ठीक है, प्लस sin kx प्लस ओमेगा t, ये बन गया, ठीक है बेटा, ये मेरे पास में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बन गई, किसकी ये y r इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द स्टैंडिंग वेव, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द स्टैंडिंग वेव। अब ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा उसकी हम कंडीशन बाद में निकालेंगे। अब जिन लोगों ने मैथ के बच्चे हैं उन लोगों ने एक फार्मूला स्टडी किया होगा, दैट इज द sin c प्लस sin d फार्मूला, ठीक है, या sin a प्लस sin b फार्मूला, जो भी आप समझते हैं। तो जिन्होंने sin c प्लस sin d का फार्मूला स्टडी किया हुआ है, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो प्लीज ग्रुप के अंदर रिप्लाई करते हैं, बहुत आसान है। मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया है, तो वो फार्मूला मैं लिख के दिखाया था आपको, sin c प्लस sin d एक मैथ का फार्मूला होता है, और इसका वैल्यू बेटा जो मेडिकल वाले बच्चे हैं प्लीज इस चीज को लर्न कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा और उसके आगे हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन चलेगा, तो प्लीज मुझे लिख के बता दो कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो मैं आगे इसकी आगे चलता हूँ। यस, रिप्लाई फास्ट।
जशन ट्रफ में एंटी नोड नहीं होगा, एंटी नोड जो होता है वो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, इट्स ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, जो मैथ्स में बच्चे हैं प्लीज फॉर्मूला बता दो। जो ट्रफ होता है ना, इसको आप एंटी नोड नहीं बोलना, ये पूरा एंटी नोड है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा एंटी नोड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चाहे आप इसको फॉरवर्ड लो चाहे आप बैकवर्ड लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी मैक्सिमम है और नीचे भी मैक्सिमम है, आप इसको पॉजिटिव ही काउंट करना। इसमें आप जो है वो मैग्नीट्यूड देखते हो, राइट। तो स्टैंडिंग वेव का जो क्या बोलते हैं, इसमें जो इक्वेशन लगेगी sin c प्लस sin d की, वो इक्वेशन क्या बनेगी भाई? तो ये इक्वेशन बनेगी, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। sin c प्लस 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, ये फार्मूला बेटा इसमें लगता है। तो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं इस फार्मूले को प्लीज लर्न कर लें। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा। ये हमारा है बेटा c और ये हमारा है d। तो c प्लस d, ये फार्मूला हम लगाने वाले हैं आगे। तो 2 sin c प्लस d एंड sin, मैं यहां लिखता हूं इस चीज को। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या बनेगी? दिस वुड बी इक्वल टू, मैं 2 बाहर ले लेता हूं, 2a, क्योंकि यहां पे sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या बनेगा? 2 sin c प्लस sin d, ठीक है। sin c प्लस d डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा sin c प्लस d बाय 2। अब c कितना है? kx, ध्यान से देखना, kx माइनस ओमेगा t प्लस kx प्लस ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos kx माइनस ओमेगा t माइनस kx माइनस ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। देख लो बेटा, ये चीज बन जाती है, चेक करो, यही बनेगा 2, ये चीज यहां पे ना, ये चीज यहां पे ऐसे आएगी 2a बाहर एज दिस, और sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दिया मैंने, a into 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, ठीक। ये c है, kx माइनस, ठीक है, d माइनस d किया तो मैंने आपको माइनस kx माइनस ओमेगा d कर दिया। आई होप आपको इतना मैथ तो आता होगा। अब आगे करेंगे क्या इसको, ये 2 बाहर निकाल लो, 2a बन गया, अंदर क्या होगा sin, अब ये यहां पे ओमेगा t कैंसिल आउट हो गया, तो kx प्लस kx कितना हो गया? 2kx by 2 इनटू यहां पे कट रहा है kx और kx उड़ जाएगा एंड cos ऑफ माइनस 2 ओमेगा t by 2, ये बन जाएगा। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी के मन में आया तो प्लीज आस्क। अब यहां पे मैं 2 से 2 काट देता हूं, ये 2 से 2 कट गया। अब ये क्या बना मेरे पास? 2a sin kx into cos of minus omega t, ये बन गया, दिस इज yr, ये बन गया yr। इसको प्लीज नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। अब आई हैव टू इरेज द बोर्ड अ लिटिल एक्सटेंट, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आई नीड सम स्पेस, ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए होगी बेटा। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। अब सबको मालूम होगा, जो मैथ वाले बच्चे हैं और खास तौर से, क्योंकि देखो ये मैथमेटिकल, मैंने शुरू में बोला था कि जो वेव एंड ऑसिलेशन है इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा आएगा। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे या बायो into cos omega t, ये बन गई। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। और ये जो है मेरे पास में, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ वेव। कौन सी वेव? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये वाला। आप देखिए कहां कहीं पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। y r इक्वल टू a sin kx ओमेगा t cos ओमेगा t, यानी कि जब भी कोई स्टैंडिंग वेव आएगी, आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ट्रैवलिंग वेव बनाई थी, ट्रैवलिंग वेव में कुछ ऐसा था कि y इक्वल टू a sin kx प्लस माइनस ओमेगा t, ऐसे था। या कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस माइनस kx। कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फर्क सिर्फ क्या आता है? फेज का फर्क आता है इसमें, तो कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन दोनों भी अपने आप में ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो तरीका सिखाया है आप उसी तरीके के साथ चलो। बहुत सारे तरीके में जाओगे तो शायद कंफ्यूज रहोगे, तो बेटर टू अंडरस्टैंड थ्रू वन वे ओनली। तो इसमें देखिए, इसमें kx प्लस माइनस ओमेगा टी हो रहा है, लेकिन इसमें kx और ओमेगा टी का आपस में अगर प्लस होगा या आपस में माइनस होगा। तो जब kx और ओमेगा टी का आपस में प्लस माइनस होता है तो वो निशानी होती है किसकी? ट्रैवलिंग वेव की। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव बनी है वहां ध्यान से देखिए, वहां पर kx और ओमेगा टी इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि sin kx इनटू cos ओमेगा टी, ये भी स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। अब किसी बुक्स में ना ऐसे लिख रखा होगा, इन सम अदर बुक्स, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, अदर फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब किसी बुक में ऐसे लिखा होगा y r इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा टी। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा y इक्वल टू a sin kx sin ओमेगा टी। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा y इक्वल टू a cos kx cos ओमेगा टी। तो क्या ये गलत है क्वेश्चन? गलत नहीं है, सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारी ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना आता है, बाउंड्री कंडीशन का फर्क आता है कि बाउंड्री कंडीशन ओपन है या फिर क्लोज है। बाउंड्री कंडीशन का फर्क आता है। अगर अब आपको मालूम होगा बाउंड्री कंडीशन का फर्क कैसे आएगा भाई, अगर ओपन बाउंड्री है, ठीक है, जहां पे रिंग वगैरह छल्ला वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें वेव का फेज में कोई चेंज नहीं आता है। मैंने बताया था आपको, फेज में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर अपने पास में बाउंड्री कंडीशन फिक्स है, यानी कि रिजिड सपोर्ट में बंधा हुआ है रस्सी, तो उस समय क्या आएगा? उस समय वेव के फेज में पाई का चेंज आता है, पाई का फेज चेंज होगा, राइट। तो ये सारी क्वेश्चन अपने आप में सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। बट फिलहाल हम लोग जितने भी आगे डेरिवेशन या आगे जो भी सॉल्यूशन कराऊंगा वो सारी हमारे इस इक्वेशन के थ्रू चलने वाली है जो मैंने ऊपर लिखी है। गलत इनमें से कोई भी नहीं है। बस स्टैंडिंग वेव को पहचानने का तरीका यही है कि स्टैंडिंग वेव में एक साइन kx वाली टर्म होगी, एक cos ओमेगा t वाली टर्म होगी, एक kx की टर्म होगी, एक ओमेगा t की टर्म होगी। किधर साइन है किधर cos है उससे कंफ्यूज नहीं होना। साइन cos किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन एक kx की टर्म, दूसरी ओमेगा t की टर्म, और इन दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई। देखिए आप यहाँ kx sin kx इनटू cos ओमेगा t, यहाँ देखिए cos kx sin ओमेगा t मल्टीप्लाई, sin kx sin ओमेगा t मल्टीप्लाई, cos kx cos ओमेगा t मल्टीप्लाई। जब ऐसा हो रहा है बच्चे, जब इनमें sin kx, जब kx और ओमेगा t वाले टर्म्स में जब मल्टीप्लाई आ जाए तो समझना वो निशानी किसकी है? वो निशानी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव की होती है। क्लियर है? याद तक नोट करो, फटाफट याद तक नोट करो, जल्दी से बोलो अगर कोई डाउट है तो क्विकली। If having any doubt, then reply fast. और विशाल यार तुमने क्या लिख दिया भाई? बड़ा अजीब सा कॉमेंट लिख दिया हैं? ये सारी की सारी बेटा स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, मैंने ये वाली रेट को इरेज क्यों नहीं किया। आप बोलोगे सर आपने इरेज क्यों नहीं किया इसको, तो इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक्चुअली जो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बनी है जिनको एंटी नोड या नोड कहते हैं, उनकी कंडीशन बताने वाला हूं मैं कि उनकी कंडीशन क्या होगी। देखो बेटा, इस वेव के अंदर, अब मैं ये भी इरेज कर देता हूँ, जरूरत है नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस वेव के अंदर ये जो टर्म है, ये वाली अंडरलाइन करता हूँ, ये वाली टर्म है बेटा, ये वाली, इस टर्म को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अब आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, YR = 2a cos ओमेगा t sin kx, है ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सकते, लेकिन 2a cos ओमेगा t इज नॉट एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड नहीं है। ओनली 2a sin kx एम्पलीट्यूड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्या रीजन इसके पीछे, तो वो भी आपको बताता हूं मैं। देखो बेटा, आप सबको मालूम होगा ये जो वेव मैंने बना रखी है, ये वेव जो साइन वेव होती है, साइन वेव आपको मैंने बताया था डे 1 पे, जो साइन वेव होती है उसको बेटा ऐसे बनाते हैं, ये साइन वेव होती है। साइन मतलब एस उल्टा एस, ये साइन वेव है। और जो कोसाइन वेव होती है, कोसाइन वेव ऐसे चलती है, ये कोसाइन वेव है, ये कोसाइन वेव होती है और ये साइन वेव होती है। तो आप मुझे देख के ये बताओ कि ये जो पैटर्न मैंने बना रखा है, ये पैटर्न ये क्या साइन वेव का पैटर्न है या कोसाइन वेव का पैटर्न जा रहा है? फटाफट ग्रुप में रिप्लाई करो एवरीबॉडी। क्या ये पैटर्न मैंने बना रखा है, चाहे ये वाला पैटर्न देख लो चाहे ये वाला देख लो, क्या ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से ग्रुप में रिप्लाई करो। क्या ये जो मैंने वेव स्टैंडिंग में बना रखी है, ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है? जल्दी से बताओ क्विकली। यस, फटाफट जल्दी से, बड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट रिप्लाई करो। वेव साइन वेव या कोसाइन वेव, क्विकली। क्विकली साइन और कोसाइन वेव, जल्दी से। हाँ भाई, साइन वेव और कोसाइन वेव, जल्दी से।
चलो बेटा इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक टुमारो।